हरियाणा में आईएनएलडी के नेता नफे सिंह राठी की हत्या के बाद पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यही नहीं, नफे सिंह राठी के दो बेटों को ये कहा गया है कि लगातार उन्हें धमकियां मिल रही हैं, धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। परिवार ये कह रहा है कि उनके पास 18 फ़ोन कॉल्स आए और इसमें धमकाने वालों ने परिवार से कहा कि वो नफे सिंह की हत्या के बारे में मीडिया से बात ना करें। उन्हें चेताया गया है, नहीं तो उन्हें भी जान से हाथ धोना पड़ेगा। भूपेंद्र राठी, जो कि नफे सिंह राठी के बेटे हैं, उन्होंने नफे सिंह की हत्या को लेकर कहा है कि उनके पिता को लगातार धमकियां दी जाती रहीं और उन्होंने 3 महीने पहले झज्जर एसपी अर्पित जैन को लिखित शिकायत दी, सुरक्षा की मांग की, लेकिन बावजूद उसके उनके पिता को सुरक्षा नहीं दी गई। नफे सिंह राठी का बेरहमी से कत्ल किया गया। हत्या के आरोपियों को अब तक नहीं पकड़ा जा सका है, वो तो दूर की बात है, कोई सुराग तक नहीं लग सका है। क्या हरियाणा पुलिस इतनी इनकेपेबल हो चुकी है? सीसीटीवी फुटेज सामने आ गए हैं, लेकिन हत्यारों का सुराग तक नहीं निकाल सकी है। यही वजह है कि अब भी परिवार वालों को धमकियां दी जा रही हैं। सीएम खट्टर क्या कानून व्यवस्था पर अपनी जिम्मेदारी समझेंगे? क्या वो सरेआम की गई इस हत्या के लिए जवाबदेह हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो क्या ये माना जाए कि हरियाणा में गुंडा राज है, क्योंकि सरेआम किसी नेता की ऐसी हत्या कर दी जाती है और उसके बावजूद 5 दिन गुजर गए लेकिन पुलिस को हत्यारों का सुराग तक नहीं मिल सका है। कुछ सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं और ये सवाल क्या हैं जो कि हम स्ट्रेट टॉक में उठाना चाहते हैं। ये सवाल हैं कि बीजेपी जेजेपी शासन में हरियाणा में क्या कानून व्यवस्था पूरी तरह से डगमगा चुकी है? इस सवाल को क्यों नहीं उठाया जाना चाहिए और इसे मजबूती से क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या हरियाणा के जो सीएम खट्टर हैं उन्हें इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? ये सवाल जनता क्यों पूछना चाहती है? नफे सिंह के परिजनों को लगातार जो धमकियां मिल रही हैं, ये क्या इशारा करते हैं? ये घटनाक्रम क्या इशारा कर रहे हैं? क्या हरियाणा में अपराधियों में कानून का खौफ बिल्कुल समाप्त हो चुका है? क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए? ये तमाम वो सवाल हैं जो कि हरियाणा की जनता ही नहीं बल्कि पूरी देश की जनता जानना चाहती है कि ऐसे वक्त में जब चुनाव का मौसम है, सरेआम एक नेता की हत्या कर दी जाती है, वो भी एक ऐसा नेता जो 2 बार विधायक रह चुका है और उसके साथ जो है उसके पर्सनल जो है सिक्योरिटी गार्ड्स भी, गनमैन भी रहते हैं। उसके बावजूद बहादुरगढ़ में एक निर्मम हत्या और उसके बाद पुलिस के हाथ अब भी खाली। सीबीआई को जांच सौंपी गई है, लेकिन इसके बावजूद प्रश्न चिन्ह प्रदेश की कानून व्यवस्था पर खड़े किए जा रहे हैं। हमारे साथ जो प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है, ये स्वागत करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, वेद प्रकाश विद्रोही जी। विद्रोही सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और वरिष्ठ पत्रकार बलराम सैनी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हरियाणा के ही मामलों को नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मामलों को भी काफ़ी बारीकी से समझते हैं, उसका व्यापक अध्ययन भी रखते हैं। वेद प्रकाश सर, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगी, ये जो नफे सिंह की हत्या हुई है, इस हत्या को प्रदेश की जनता कैसे ले? क्या पूरी तरह से कानून व्यवस्था चरमरा गई है और जवाबदेह सरकार की बनती है या नहीं? पहला सवाल आपसे जी। नेहा जी, आपको, साथी बलराम जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। नफे सिंह राठी जी और जय किशन दलाल जी को श्रद्धांजलि देते हुए मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक हत्या है और इसके लिए पूर्णतः मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा पुलिस जिम्मेदार है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर, अखबारों के वक्तव्यों में नफे सिंह राठी के वीडियो मौजूद हैं जो स्वयं कह रहे हैं कि उन्होंने 6 बार खुद मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी सुरक्षा की मांग की और मुख्यमंत्री ने बार बार आश्वासन दिया कि उनको सुरक्षा दी जाएगी, परंतु उनको सुरक्षा दी नहीं गई। और नफे सिंह राठी का मामला कोई नया मामला नहीं है। विगत 20 सालों से आपसी लड़ाई चल रही है। नफे सिंह राठी पर भी हत्या का आरोप लगाया गया, उनको जेल में भी बंद किया गया पर दोष सिद्ध नहीं हुआ।
जमानत पर भी मिली, वो बरी भी हुए। तो ये मामला कोई नया तो है नहीं, जी कांग्रेस के जमाने से उनको सुरक्षा मिली हुई थी। पर कांग्रेस की सरकार जाने के बाद जब भाजपा की सरकार आई तो कुछ दिनों बाद भाजपा ने उनकी सुरक्षा हटा ली। नफे सिंह राठी 2 बार के विधायक थे, उनको थ्रेट थी। उसके साथ साथ एक वो क्षेत्रीय पार्टी, मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय पार्टी इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष थे, उस नाते भी उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, पर सरकार ने सुरक्षा नहीं दी। और दिन दहाड़े हत्या हुई है, कोई रात को नहीं हुई, पुलिस सड़क पर हुई है। और उसके 3 दिन बाद ही, 4 दिन बाद, कल फिर एक रोहतक में ही एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर की खुलेआम हत्या हो गई। उससे 15 दिन पहले बहादुरगढ़ के अंदर गोलियां चली, रंगदारी मांगी। उससे 5-4 दिन पहले उसी क्षेत्र में गोहाना के अंदर गोलियां चली, रंगदारी मांगी। और हरियाणा के अंदर खुद हरियाणा पुलिस मानती है कि 40 शूटर सक्रिय हैं। 6 गैंग का अड्डा है हरियाणा के अंदर। और आप एक बात देखिए, कहीं भी हत्या होती है, एक राजनीतिक हत्या राजस्थान में हुई थी, आपको याद होगा, राजपूत समाज के नेता की, उसके तार भी हरियाणा से जुड़े। पंजाब में कोई हत्या होती है, उसके तार भी हरियाणा से जुड़ते हैं। उत्तराखंड में कोई हत्या होती है, उसके तार भी हरियाणा से जुड़ते हैं। दिल्ली के अंदर कोई हत्या होती है, उसके तार भी हरियाणा से जुड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई हत्या होती है तो उसके भी तार जुड़ते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो 6-7 स्टेट्स हैं जिनके मैंने नाम गिनाए जी, उन सब का हब, हत्याओं का केंद्र, शूटरों का केंद्र हरियाणा है। 40 शूटर सरकार ने बाकायदा उनके ऊपर पुलिस ने इनाम रखा हुआ है, फिर भी उनको नहीं पकड़ पा रही। और ये हत्याएं संभव नहीं है कि ये जो शूटर रह रहे हैं, ये गैंगस्टर जो हरियाणा के अंदर सक्रिय है, ये संभव नहीं है कि बिना सरकार की सह से, बिना पुलिस की मिली भगत से रह रहे हो। और इतना ही नहीं, जो सीटिंग विधायक हैं, भाजपा के भी हैं और कई कांग्रेस के थे, उनसे रंगदारी मांगी गई, मामला उठा, सरकार ने लंबे चौड़े दावे किए, पर हुआ कुछ नहीं। और एनसीआर क्षेत्र में, जहां मैं भी रहता हूं, मैं रेवाड़ी में रहता हूं, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, नूह में, सोनीपत में, पानीपत में सरेआम हत्याएं होती हैं, सरेआम लूट होती है। अपराधी दिन दहाड़े हत्याएं करते चले जाते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में विवाद सबके सामने है। खुद गृह मंत्री कहते हैं कि जो फाइलों पर वे नोट करते हैं, पुलिस अधिकारी उनके नोटों की परवाह नहीं करते, उनको रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। जो इससे पहले डीजीपी थे, उसकी तो खुली लड़ाई थी खट्टर गृह मंत्री की, वो मानता ही नहीं था। और जो वर्तमान डीजीपी है शत्रुजीत कपूर, वो मुख्यमंत्री का खासम खास है। वो इतना खास है कि जब वो आईपीएस अफसर होते हुए भी वो जो आईएएस कैडर की पोस्ट होती थी उस पर उसकी तैनाती करती थी। तो वो तो डीजीपी जो है गृह मंत्री को रिपोर्टिंग ही नहीं करता। जो सीआईडी का डीजी है वो रिपोर्टिंग नहीं करता। जब नू का मामला आया था तब मुख्यमंत्री ने खुद, गृह मंत्री ने खुद कहा कि भाई 9-10 बजे घटना होगी, फिर मुझे तो 2 बजे एक प्राइवेट पार्टी के कार्यकर्ता ने बताया, मुझे पुलिस ने नहीं बताया। जिस गृह मंत्री को यह नहीं मालूम कि उसके प्रदेश की पुलिस कर क्या रही है, जिस गृह मंत्री को पुलिस रिपोर्ट नहीं करती, वो गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जो आपस में अधिकारों के लिए लड़ते हैं, जो गृह मंत्री सुबह उठकर ट्विटर पर ये देखता है कि आज किस तरह तेरा चेहरा चमके, तेरा किस तरह बयान आए, कैसे तू सुर्खियों में हो, वो क्या तो कानून व्यवस्था की रक्षा करेगा और क्या आम आदमी की सुरक्षा करेगा। लेकिन बात तो अनिल विज पे भी है। अगर अधिकारों की बात है तो वो पद से इस्तीफा क्यों नहीं देते? वो पद मैं यही बात तो आपसे कह रहा हूं, मैं यही बात तो आपसे कह रहा हूं कि मैं उसी पर तो आ रहा था कि जो ट्विटर के अलावा कुछ नहीं करता। और हमने तो बार बार मांग की है कि ऐसे ट्विटर अनैतिक मंत्री को
जो राजनीतिक भड़ास निकालने के अलावा पूरे दिन कुछ नहीं करता, ना उसे स्वास्थ्य मंत्री रहने का अधिकार है कि उसकी स्वास्थ्य मंत्रालय में भी कोई नहीं पूछता, और ना उसको गृह मंत्री रहने का अधिकार है। और जब तक ये गृह मंत्री है, हरियाणा की कानून व्यवस्था काबू में नहीं आ सकती। आज हरियाणा की, मैं एक लाइन में कह दूं, आज हरियाणा की हालत क्या है। हरियाणा के अंदर अपराधी मस्त हैं, बेखौफ हैं, और हरियाणा की पुलिस पूरी तरह पस्त है, और आम आदमी अपराधियों से त्रस्त है, और जंगल का राज है, कानून का हरियाणा में कोई राज नहीं। खट्टर में अगर जरा भी नैतिकता है तो उसे इस्तीफा दे देना। जी, सिर्फ सीएम खट्टर को ही क्यों, जो है अनिल विज की भी बहुत बड़ी जवाबदेही है, और वो अपनी जवाबदेही से ये कहकर नहीं किनारा कर सकते कि उनकी तो डीजीपी भी नहीं सुनते, उनको रिपोर्ट नहीं करते। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बलराम सैनी भी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत आगे बढ़ाएंगे। बलराम सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि वेद प्रकाश विद्रोही ने जो जो बातें यहाँ पर रखी हैं, और जिस गैंगस्टर्स का जिक्र किया है, जिस गैंग्स का यहाँ पर फलने फूलने का जिक्र किया है, जिन शूटर्स का जिक्र किया है, कई सारे ऐसे क्राइम सामने आए हैं जिनमें हरियाणा में बैठे इन शूटर्स का और गैंगस्टर्स का जिक्र होता है। ऐसे में अब ये जो ताज़ा ये हत्याकांड निकल कर आया, और यही नहीं, नफे सिंह की हत्या करने के बाद जो अपराधी हैं वो इतने बेखौफ भी हैं कि परिवार वालों को जान से मारने की धमकियां मिल रही है, और इस हत्या के बारे में मीडिया से ज़्यादा बातचीत ना करने को चेताया गया है। बलराम सर, आप इस पूरे के पूरे हत्याकांड को, इस पूरे के पूरे अपराध को किस तरह से देख रहे हैं? जैसे विद्रोही जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कई बातों की तरफ इशारा किया। एक जो सबसे बड़ी समस्या आज हरियाणा की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर बनी है, उसमें सबसे बड़ा जो सवाल है, सबसे बड़ा जो कारण है, वो है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द चीफ मिनिस्टर एज वेल एज द होम मिनिस्टर एज वेल एज द पुलिस ऑफिशियल्स। जी, हो ये रहा है कि जो हमने पिछले साल जब देखा नू जो घटना हुई, मतलब ये एक बहुत बड़े अरसे के बाद बहुत बड़ा एक कांड जो जिसको कहेंगे लैंड और जो चैलेंज था लैंड ऑर्डर सिचुएशन को लिए, वो सबसे बड़ा उसका कारण ही था कि खुफिया तंत्र फेल हुआ था। और खुफिया तंत्र जो है सीआईडी हरियाणा की, वो चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। जो पुलिस है वो चाहे कहने को होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे भी कुछ न कुछ झोल जरूर है। और ये तो कई पिछले अगर कुछ महीनों की बात करें, खासतौर पे जब से नए डीजीपी आए हैं, तब से तो ये चीज बार बार निकल कर सामने आई है। मीटिंग्स में जो इवन चंडीगढ़ में जो मीटिंग्स हुई हैं, वहां पे भी ये चीज गाहे बगाहे देखने को मिली है कि कहीं ना कहीं जो तालमेल होना चाहिए वो नहीं है। आज अगर हम बात करें कि भी इनेलो एक ऐसी पार्टी जो हरियाणा पर काफी समय राज भी कर चुकी है, उसके प्रदेश अध्यक्ष की हत्या, उससे पहले वो हत्या से पहले कई बार उन्होंने सुरक्षा की मांग की जी। और जैसे कि विद्रोही जी ने भी कहा कि 2 बार के एमएलए हैं और एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इतनी बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको सुरक्षा नहीं मिली। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो बिना किसी कारण से हमारी सीमाओं को बंधक, हरियाणा को बंधक बनाया, सीमाओं पे जरूरत से ज्यादा जो है वो पुलिस फोर्स वहां पे लगा दी गई, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दी गई, हालांकि इसकी जरूरत थी नहीं। किसानों, मैं थोड़ा सा मुद्दे से अलग जा रहा हूँ। किसानों ने 13 फरवरी का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 10-11 फरवरी से ही पूरे बॉर्डर्स को हमारे यहाँ पे सील कर दिया गया था। और उसको हम पहले भी पिछले एपिसोड्स में भी हम चीजों को डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनेट जो बंद किया गया उसकी जरूरत थी नहीं। जो हमारे यहाँ पे शंभू बॉर्डर अंबाला से लगता है, चंडीगढ़ रोड जो है हमारा वो भी बंद, मतलब इन चीजों की जरूरत थी नहीं। और वहां पे जो जितनी फोर्स लगी है, अगर यही फोर्स जो है वो जहां जरूरत है हरियाणा में, जिन जिन लोगों को सिक्योरिटी देने की जरूरत है या जिन सेंसिटिव प्लेसेस पर सुरक्षा की जरूरत है, वहां पे इसको डिप्लॉय किया जाता तो शायद
ये घटनाएं, कुछ जो घटनाएं जैसे विद्रोही जी ने जिक्र किया कि गोहाना में घटना हुई है, अभी ये बहादुरगढ़ में हुई है, इससे पहले भी पानीपत कई घटनाएं हो चुकी हैं। तो इन चीजों को देखना चाहिए और जहाँ पे पुलिस फोर्स की जितनी जरूरत है वहां पे डिप्लॉय किया जाना चाहिए। तो इसमें मैं फिर एक बार कहूंगा कि सबसे बड़ा जो चैलेंज आज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हरियाणा में बना है, उसका बड़ा कारण जो है वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, तो तालमेल की कमी है, जिसकी वजह से आज हम ये चीजों को देख रहे हैं और ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। जैसे मैं उन्हीं की बातों की होंगी, वो काफी डिटेल में सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं विद्रोही जी की बातों को ही आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि चाहे सिद्धू मूसेवाला केस हो, वहां पे भी हरियाणा के साथ तार जुड़े, या और भी कहीं, इवन आप मुंबई में भी अगर किसी को धमकी मिलती है, किसी सुपरस्टार को, सलमान खान को या कहीं पे भी, तो उसके भी तार कहीं ना कहीं हरियाणा से जुड़ जाते हैं। ये जो सिचुएशन पहले नहीं हुआ करती थी। जी बिल्कुल, लेकिन इस हत्याकांड के जो तार है वो ब्रिटेन, यूके से जुड़े हुए दिख रहे हैं। जिस शख्स ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है उसके बारे में कुछ जानकारी आपके पास, कुछ विशेष जानकारी? देखिए, उसके जो हैंडलर है वो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो बाहर से है, जैसे क्लेम भी हुआ है कि यूके से है, तो लेकिन उसके बावजूद जो उसके लोग हैं जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इन चीजों को, इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, वो तो हरियाणा में ही है ना, वो तो पकड़े जा सकते हैं ना। अब वो एक वारदात इतनी बड़ी करने के बाद जिसने पूरे हरियाणा को हिला दिया, उसके बावजूद अगर वो परिवार को धमकियां दे रहे हैं, तो एक घटना आप कह सकते हैं कि जी अचानक हुई, हमें पता नहीं था, लेकिन उसके बाद जो हो रहा है, फॉलो अप भी नहीं ना हुआ उस ढंग से जैसे होना चाहिए था। अब बलराम सर, क्या आप इसको ऐसे कर दिया गया? जी बलराम सर, एक सवाल मेरे मन में ये जिज्ञासा पैदा हो रही है कि जिस तरह से बीजेपी का रवैया है विपक्ष के प्रति, क्या ये वही रवैया है, ये वही उदासीनता है कि विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, वो जो है वो महत्वपूर्ण नहीं होता, वो अहम नहीं होता, उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उसकी आवाज़ को ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है? क्या ये वही रवैया और उसी का नतीजा दिख सकता है या दिखता है? नेहा जी, आप कल्पना कीजिए अगर यही घटना पश्चिम बंगाल में हुई होती तो बात यहां तक पहुंच जाती कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मतलब ये जो है, क्योंकि ये भाजपा शासित प्रदेश है, इसलिए कहीं ना कहीं इन चीजों को उतना ज्यादा उठाया भी नहीं जाता। अगर इसी तरह की घटना किसी गैर भाजपा शासित प्रदेश में हुई होती कि एक विपक्षी नेता, जो एक विपक्षी पार्टी का वहां का स्टेट प्रेसिडेंट है, उसके साथ ही इस तरह की घटना हो जाती और तो उस घटना के बाद उसके परिवार को लगातार धमकियां दी जाती, तो कितनी बड़ी एक हवा नेशनल लेवल पर बनना था, लेकिन वैसा नहीं हुआ क्योंकि बड़ा सिलेक्टिव सा अप्रोच है सब मामलों को लेकर। और यहाँ तक इसमें सिर्फ ये नहीं है कि भाजपा जिम्मेवार है, इसमें विपक्ष भी जिम्मेवार है। विपक्ष भी उस ढंग से इन चीजों को उठाता नहीं है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो एकजुटता जो होनी चाहिए, जैसे भाजपा में एकजुटता है या उसके जो अलायंस पार्टनर हैं वो एक साथ आके खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो विपक्षी दल हैं, चाहे इनेलो आज की अभी तक जो है वो इंडिया गठबंधन का अभी पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक बैकडोर जो है वो चैनल बातचीत चल रही है, हो सकता है कि कल को आ जाए, पर फिर भी जब घटना हुई है तो इसको मतलब उठाया जाना चाहिए, क्योंकि आज एक पार्टी के नेता की बारी आई है, कल को किसी और का भी नंबर हो सकता है। क्या मतलब, आपका मतलब इससे लगा है कि सिर्फ स्टेटमेंट देने से नहीं होगा बल्कि विरोध प्रदर्शन करने से जो है आपकी आवाज जो है सुनी जाएगी, कुछ इस तरह से आक्रामकता दिखानी चाहिए? नेहा जी, मुझे हैरानी इस बात की है कि कांग्रेस या कोई और पार्टी
जो विपक्षी दलों की एकता की मैं बात कर रहा हूं, वो तो छोड़ो, यहाँ तक कि इनेलो ने भी कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन इस घटना के बाद नहीं किया, नहीं हुआ। जो पहले बहुत हम देखा करते थे, अक्सर हम देखते थे कि बात बात पर जो है सड़क पर नेता और जो कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन करते नजर आते थे। लेकिन हरियाणा में क्या वजह है कि इतनी बड़ी हत्या हो गई, नेता की हत्या हो गई, इतना बड़ा हत्याकांड हो गया और उसके बावजूद परिवार वालों को धमकियां दी जा रही है और पुलिस कह रही है कि हम ट्रेस कर रहे हैं, 1-2 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है, इस तरह की जानकारी भी सामने आई है। लेकिन जो हत्यारे हैं उनका कोई सुराग नहीं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट जानकारी है। हरियाणा में नफीस सिंह राठी की हत्या और उसके बाद किस तरह से यहाँ पर सियासत भी गर्म है क्योंकि लोकसभा के चुनाव है और ऐसे वक्त में एक नेता की हत्या कई सवाल खड़े कर रही है कि क्या ये हत्या राजनीतिक उद्देश्य से तो नहीं की गई या फिर ये बिल्कुल एक गैंगस्टर्स द्वारा किया गया जो है हत्या है। और इस हत्या, हालांकि सबसे बड़ा सवाल तो यही कि इस हत्या का सुराग अब तक पुलिस को क्यों नहीं लग सका है। वो पुलिस जिसके बारे में बलराम सर ने कहा कि 13 फरवरी के अल्टीमेटम के लिए 10 फरवरी से ही एक्टिव हो जाती है कि किसानों को पंजाब की सीमा से हरियाणा की सीमा में प्रवेश नहीं होने देना है। 2 अलग मुद्दे हैं, लेकिन बात पुलिस की मुस्तैदी की है, बात पुलिस की नीयत की है। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, ये बातचीत आगे बढ़ाते हैं। विद्रोही सर, मैं समझना चाहूँगी कि पुलिस की जो FIR है उसमें बीजेपी के पूर्व विधायक का भी नाम है, नरेश कौशिक। उनके बारे में मैं आपसे समझना चाहूँगी कि उन्हें नामजद किया गया है और इसके बावजूद उन्हें सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया, इस पर आपकी कोई टिप्पणी? नेहा जी, मैं इसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहता था, आपने पूछ लिया, बहुत अच्छी बात है जी। बलराम जी मेरे से ज्यादा रोहतक और झज्जर के एक गांव को जानते हैं। जब इन्होंने प्रारंभ में पत्रकारिता शुरू की थी तब ये दोनों जिलों के ब्यूरो चीफ रहे, प्रमुख अखबार के जी। इनको सारा पता है कि वहां कितनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। और आश्चर्य की बात है, मैं इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात कहना चाहूंगा जी। कल ही हरियाणा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है हरियाणा पुलिस के ऊपर। हरियाणा पुलिस को पंजाब हाईकोर्ट ने आतंकवादी कहा है कि क्या आप आतंकवादी हैं जो किसानों पर गोली चला रहे हैं आतंकवादियों की तरह। जिस तरह आतंकवादी आम जनों पर गोली चलाते हैं, क्या हरियाणा पुलिस आतंकवादी है क्या जो गोलियां चला रही है? क्या दूसरे तरीके नहीं है किसानों से निपटने के? इससे अधिक किसी पुलिस के ऊपर कोई हाई कोर्ट क्या टिप्पणी करेगा? मेरे अनुसार तो हरियाणा पुलिस को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए इस टिप्पणी के बाद जी। अब आइए आपकी बात पर। पहले दिन से ही FIR के अंदर सबसे पहला नाम नरेश कौशिक का है जो भाजपा के विधायक है। 5 दिन हो गए जी। पुलिस ने आज तक उनको सम्मन भी नहीं किया है पूछने के लिए। क्या दूसरे दल का कोई पूर्व विधायक होता तो अब तक तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती कि भाई आप तो नामजद हैं, और यहां उसकी जांच तक नहीं हो रही, पूछ भी नहीं हो रही जी। और सिक्योरिटी का ही मामला बताता हूं, मैं उसी क्षेत्र का बताऊंगा, मैं नेता का नाम तो नहीं लूंगा। एक हारा हुआ नेता है रोहतक का, मुख्यमंत्री का खासम खास है, मुख्यमंत्री की जाति का है। उसको कितनी बार सिक्योरिटी दे रखी है, ना उसको कोई खतरा है, ना कोई लेना है ना देना है, और उसको नेता बनाना है। और जिसको खतरा था उसी रीजन के राठी को, उसको सिक्योरिटी नहीं दी। ऐसे ऐसे बीजेपी के नेताओं को सिक्योरिटी दे रखी है नंबर 2 में, जो सिक्योरिटी के काबिल भी नहीं जी। भाजपा राज के अंदर सिक्योरिटी देने में भी बड़ा भारी भेदभाव होता है पूरे देश के अंदर। आप भाजपा में चले जाओ, आपको रातों रात Z+ सिक्योरिटी मिल जाती है, और आप भाजपा में नहीं है, आपका जीवन बेशक खतरे में, आपको सुरक्षा नहीं मिलती है। अब नरेश कौशिक की और राठी की लड़ाई को, आज की लड़ाई तो है नहीं, ये लड़ाई नगर पालिका के समय की है जी। नफीस सिंह राठी 2 बार नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे हैं, 1 बार उनकी पत्नी भी रही है बहादुरगढ़ की। तो ये लड़ाई जो है उसके विधायक बनने से पहले नगर पालिका के स्तर की लड़ाई है, और ये लड़ाई लगातार जारी है। चाहे यूके के गैंगस्टर हैं, चाहे लॉरेंस बिश्नोई है। लॉरेंस बिश्नोई भी तो
बेशक तिहाड़ जेल में बंद है, पर उसकी भी तो कार्रवाई विदेशों से ही होती है। और उनको अंजाम कौन देता है? हरियाणा पुलिस ही देती है ना, सॉरी, हरियाणा के गैंगस्टर्स देते हैं। जी जी। तो जो लोग गैंगस्टर हैं वो तो हरियाणा के हैं, चाहे उनके हैंडलर चाहे यूरोप में बैठे हैं, चाहे तिहाड़ जेल में बैठे हैं या और कहीं बैठे हैं। क्या पुलिस को नहीं मालूम है? अगर पुलिस उन हैंडलर्स को नहीं पकड़ पा रही तो फिर उन 40 शूटरों पर पिछले 7-8 सालों से लाखों रुपए के इनाम किस लिए दे रखे हैं? और क्या पुलिस को नहीं मालूम, जब हर एक राजनीतिक कार्यकर्ता को मालूम है कि भाई नरेश कौशिक की और राठी परिवार की किस तरह की लड़ाई है, कैसा झगड़ा है, तो कम से कम उससे पूछताछ तो हो सकती थी जी। पूछताछ नहीं हो रही। और जहां तक विपक्ष की बात है, मैं इनकी बात से, बलराम जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं कि यदि ये बंगाल में होता या कांग्रेस का राज हरियाणा में होता तो भाजपा निश्चित रूप से सड़कों पर निकलकर इसे मुद्दा बनाती। लेकिन ये सवाल वेद प्रकाश सर आपसे भी है, रोक रही हूं मैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जितनी आक्रामकता दिखाई विपक्ष होने के चलते, विपक्ष होने के नाते, उस विपक्ष की आक्रामकता कांग्रेस में भी नहीं दिखती है। हरियाणा में आप इंडिया गठबंधन के साथ मैं कह रहा हूं, मैं आपकी बात को ही तो कह रहा हूं, मैं आपकी बात का ही तो समर्थन कर रहा हूं जी, कि ये कांग्रेस को भी आक्रामकता इनेलो को साथ लेकर दिखानी चाहिए थी। इसके दो कारण हो सकते हैं कि इनेलो ने शायद कांग्रेस से बात नहीं की होगी, क्योंकि जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन कम से कम 4 घंटे इनेलो के जो राष्ट्रीय महासचिव है श्री अभय चौटाला एमएलए, वो सड़कों पर भी बैठे थे। अगर वो चाहते तो भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा से बात कर कर इस मुद्दे को आगे बढ़ा सकते थे। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा कल गए थे उनके घर गए थे, परिवार के साथ खड़े हैं, और हमने विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाया और सरकार को मजबूर किया कि वो सीबीआई जांच को दे, और सरकार को मजबूर होकर घोषणा भी करनी पड़ी कि सीबीआई की जांच होगी। हाँ, एक बात हमारी नहीं मानी, हमने कहा था कि भाई ये सीबीआई की जांच भी हाई कोर्ट की निगरानी में हो, पर सीबीआई जांच के लिए तो तैयार हो गई थी, पर 5 दिन हो गए, अभी तक सीबीआई ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर सीबीआई ने कार्रवाई नहीं की है तो इसका मतलब यह है कि क्या तो हरियाणा सरकार ने अभी रिकमेंड नहीं की, या हरियाणा की सरकार पर्दे के पीछे नहीं चाहती कि लोकसभा चुनावों से पहले इसके तार सामने आए ताकि भाजपा का चेहरा बेनकाब हो जाए। तो इसके लिए विपक्ष को दबाव बनाने की जरूरत थी। मैं 100% बलराम जी की बात से सहमत हूं, और क्योंकि वो नेता इनेलो के हैं तो पहल इनेलो को करनी चाहिए, और इनेलो की पहल के बाद कांग्रेस उनका साथ देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और जब तक हरियाणा की सड़कों पर आंदोलन नहीं होंगे बात नहीं बनने वाली। अब आप नूह में देखिए कि कांग्रेस के विधायक पर यूएपीए लगा दिया, जबकि उसके खिलाफ कोई केस ही नहीं बनता। जब 5 एफआईआर है उसके खिलाफ, 5 एफआईआर में उनको जमानत दी, और खुद जज ने कहा कि भाई ऐसा कोई केस ही नहीं बनता कि हम इनको जेल में रखें, तुरंत जमानत दे दी। उसके बावजूद भी राजनीतिक कारणों से उस एमएलए पर, मामन खान पर यूएपीए लगा दिया। और जहां हत्या हो जाती है और उनका विधायक नामजद है, मामन खां का तो कहीं नाम भी नहीं था, कहीं भी नूह घटना चक्कर में नाम नहीं था। पुलिस ने गवाहों से नाम लिलवाया या डंडे से लिवाया या खुद उन्होंने कहा पता नहीं, पर किसी भी एफआईआर में उनका नाम नहीं था। और यहाँ तो एफआईआर में नाम है भाजपा के पूर्व विधायक का, उससे जांच भी नहीं हो रही। ये दोहरा रवैया ये बताता है कि भाजपा अपराधियों को संरक्षण भी देती है, और जो भाजपाई संघीय अपराधी है उनको बचाती भी है। और ये विभिन्न यौन शोषण के मामलों में देख लो, ये जो हमारा मंत्री है आपका चंडीगढ़ के अंदर ही संदीप सिंह, उसको किस बेशर्मी से विधानसभा में इस सत्र में भी बचाया मुख्यमंत्री ने। तो ये जो रवैया है भाजपा सरकार का, ये घोर जनविरोधी रवैया है, इस पर सभी दलों को गंभीरता से विचार करना होगा। और हरियाणा की जनता के सामने भी एक मौका है, क्योंकि चुनाव है, और चुनाव
के माध्यम से जो संदेश दिया जाता है वो सबसे मजबूत संदेश होता है। अगर हरियाणा की जनता ने भी मजबूत संदेश नहीं दिया तो आने वाले दिनों के अंदर हरियाणा की कानून व्यवस्था के और बुरे हाल होंगे और आम जन के लिए और समस्याएं खड़ी होंगी। बिल्कुल, ये समय बहुत ही संवेदनशील, खास करके लोकसभा चुनाव का वक्त है और इतनी बड़ी बड़ी वारदात और यहाँ पर शूटिंग हो जाती है, उसके बावजूद बार बार इस तरह से देखने को मिलता है कि कैसे एक रेप और बॉर्डर के जो कॉन्विक्ट हैं राम रहीम, उनको भी बार बार पैरोल मिल जा रही है और उसकी भी खिंचाई हाई कोर्ट ने की है। हरियाणा सरकार को लताड़ लगाई गई है, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा सरकार का जो रवैया है, जो कार्यशैली, उस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसे लेकर विपक्ष की जो भूमिका है वो भी सवालों के घेरे में कम नहीं है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जितनी आक्रामकता पश्चिम बंगाल में बीजेपी बतौर विपक्ष दिखाती है और जब उसी आक्रामकता की कमी हरियाणा में नजर आती है तो फिर जनता विकल्प के रूप में किसे देखे, एक प्रश्न चिन्ह ये भी उठता है। बलराम सर हमारे साथ जुड़े हुए। बलराम सर, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो पिक एंड चूज, एक लाइन बोलना चाहूंगा मैं। जी, आपने चर्चा कर दी राम रहीम की, मैं खुद उसमें हूं इसलिए आपसे बताना चाहता हूं। मैं स्वयं राम रहीम के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया था जी। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सुनवाई नहीं की, कहा इंडिविजुअल मामला है। मैंने वहां भी कहा था कि हाई कोर्ट प्रभावी डायरेक्शन दे नहीं रहा, 9 बार इसको बेल दी जा रही है, वोटों की राजनीति के कारण इसको बेल मिलती है और आप कह रहे हो इंडिविजुअल मामला है। दुर्भाग्य ये है आज हमारी न्यायपालिका भी कहीं न कहीं संघियों को, भाजपाई संघियों को लाभ कैसे हो उसको लाभ देने में कोताही नहीं बरती और राम रहीम के मामले में मेरी रिट को सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट करने की बजाय मुझे कहा हाई कोर्ट चले जाओ। मैंने कहा हाई कोर्ट में तो पहले रिजेक्ट हो चुका, पहले भी चल रहा है कुछ। हाई कोर्ट ने अगर कुछ करना होता तो मैं सुप्रीम कोर्ट में हम आने की जरूरत क्या थी। तो दुर्भाग्य यह है कि न्यायपालिका भी हमारी अपनी भूमिका सही नहीं निभा रही। बिल्कुल, एक बहुत ही जो है एक संगीन मसला, बल्कि मैं कहूँगी कि ये संगीन मसला है कि एक रेप के दोषी को और एक हत्या के दोषी को और एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी वजह से पंचकुला जैसे शहर में दंगे भी हो जाते हैं, ऐसे शख्स को बार बार अगर हरियाणा सरकार पैरोल दे रही है तो इस पर क्यों ना सवाल उठाया जाना चाहिए, क्यों ना ऐसे मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की जानी चाहिए। बलराम सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी एक वाकया, मैं उत्तर प्रदेश की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगी। उत्तर प्रदेश में 2 नाबालिग बच्चियों के शव पेड़ से लटकते पाए गए हैं, एक दिन पहले की वारदात है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस पर एक टिप्पणी नहीं करते। वहाँ पर भी बीजेपी सत्ता में है, लेकिन संदेश खाली के मसले पर पीएम ने जो आक्रामकता दिखाई है वैसी आक्रामकता विपक्ष, क्योंकि जनता जो है, भारत की जनता, वो चाहती है कि अगर हम ये नहीं चुनना चाहते, इनके काम से खुश नहीं है, तो हम किसे चुने जो हमारा विकल्प है। क्या वो समानांतर मजबूत है, क्या वो हमारी जो समस्याएं, हमारी जो चिंताएं हैं उसका समाधान कर पाने में सक्षम है। ये सवाल आज मुझे लगता है भारत का हर मतदाता और उसके मन में कौंध रहा होगा। बलराम सर, देखिए, जो आपने बात कही उत्तर प्रदेश की घटना की, तो उससे पहले भी अगर आप पौने 10 साल के कार्यकाल को देखें तो प्रधानमंत्री जी बहुत सारी घटनाओं पर चुप्पी साधे रहे हैं। अभी आप हाल ही का उदाहरण ले लीजिए, मणिपुर का कितना जघन्य अपराध हुआ और कितने दिन तक ये कार्रवाई चलती रही, और लेकिन उसके बावजूद जो है प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे रहे। बार बार उनको टोका गया विपक्ष के द्वारा भी, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जहां बोलना चाहते हैं वहां पे बोलते हैं, जहां पे नहीं बोलना चाहते वहां। ये जो सिलेक्टिव रवैया है इसके बारे में तो हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। जहां तक हरियाणा का सवाल है, मैं दोबारा से हरियाणा पर आता हूँ। जो होम मिनिस्टर अनिल विज हैं, उनको लगभग 22 साल से मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। अगर फुल फ्लैज पावर उनके पास हो तो शायद ये परिस्थितियां इतनी खराब ना होती, क्योंकि ये जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ये तालमेल की जो कमी है, जो आधी अधूरी उनको पावर दी गई उनके अपने विभाग की, तो उसकी वजह से ये ज्यादा समस्याएं पैदा हो रही हैं।
आप ये समझ लीजिए कि एक जिन्हें इम्प्लीमेंट करना है पुलिस, उसके पास अगर सीआईडी की पावर नहीं होगी तो कैसे चलेगा काम? क्योंकि जो खुफिया तंत्र है, सबसे बड़ी पावर तो वो होती है जी। इंटेलिजेंस एजेंसीज अगर साथ नहीं होगी इसके सिक्योरिटी एजेंसीज के, तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये जो घटनाएं हुई हैं, जिनका विद्रोही जी ने भी बहुत विस्तार से जिक्र किया, अभी हाल ही में वो जो गोहाना की घटना हुई, वहां पे एक बहुत मशहूर हलवाई की दुकान है मातूराम, वो वहां पे गोलियां चल जाती हैं, उसके बाद ये हो जाता है। इससे पहले जैसे हमें नूह की बात की है, नूह में जो कुछ हुआ, ये सारा का सारा तालमेल की कमी से हुआ है। अच्छा, जहां तक विपक्ष का सवाल है, विद्रोही जी ने बहुत अच्छे से कई चीजों को डिफेंड भी किया, कई चीजों को स्वीकार भी किया। तो जो मामन खान वाला जो उनके खिलाफ यूएपीए लगा, तो वहां पे जो जिस मजबूती के साथ वो विरोध किया जाना चाहिए था विपक्ष द्वारा, वैसा नहीं किया गया। और यहाँ अगर आप दूसरी पार्टियों की बात में, उस बात को जो पिछली ब्रेक के बाद मैंने बीच में छोड़ी थी बात, तो दूसरी पार्टियों की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। इंडियन नेशनल लोकदल के स्टेट प्रेसिडेंट का मर्डर हुआ है, उसके बावजूद पार्टी की तरफ से विधानसभा में तो ठीक है, कांग्रेस ने भी उठाया, अभय चौटाला ने भी उठाया, लेकिन ग्राउंड पे वो जो विरोध दिखाया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। कोई विरोध प्रदर्शन ग्राउंड पे नहीं हुआ, जिला स्तर पे नहीं हुआ। हालांकि ये तो जो है ब्लॉक स्तर तक आना चाहिए था। जिस तरह से आगे चुनाव आ रहा है, खासतौर पे उसके मद्देनजर तो ये मुद्दा। अच्छा, मैं जो अगली बात कहना चाह रहा हूँ कि जो हुआ सो हुआ। अब एक तो जो कार्रवाई है आरोपियों के खिलाफ, दोषियों के खिलाफ, वो होनी चाहिए, वो सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन उससे भी अगली बात ये है कि जो परिवार को धमकियां दी जा रही हैं, आप ठीक है, नफे सिंह राठी को आपने सुरक्षा नहीं दी, वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन आप परिवार को तो बचाओ जी। जो परिवार है जिनको धमकियां मिल रही हैं, उनको तो कम से कम सुरक्षा हरियाणा पुलिस के द्वारा दी जानी चाहिए, ताकि आगे कोई बड़ी वारदात ना हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से इस पूरे मामले में लूपहोल निकलकर सामने आए हैं, इसमें कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ज़्यादा जवाबदेही जो है इस चर्चा से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ही नज़र आती है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी बलराम सर, आपने समय निकाला, और वेद प्रकाश सर, आपने भी अपना कीमती वक्त निकाला स्ट्रेट टॉक के लिए। दर्शकों से अनुरोध है कि आपको स्ट्रेट टॉक से जुड़ी जो भी फीडबैक, शिकायत है या फिर आपका कोई सुझाव भी है, तो आप हमें info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी अपने ईमेल के रूप में भेज सकते हैं। आपसे दोबारा होगी मुलाकात। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।